तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल मेथड की बात की थी, ठीक है। ट्रायंगल मेथड से कैसे वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक। और आज हम सबसे पहले एक चीज़ और हमने देखी थी वहाँ पर कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो क्यूमुलेटिव नेचर का होता है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो क्यूमुलेटिव नेचर नहीं होता है सब्ट्रैक्शन का ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक और वेक्टर की प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम मेथड पढ़ेंगे, ठीक। चलो ठीक है ना, इससे आगे देखते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं आपको तीन वेक्टर गिवन है, मान लेते हैं ये ऐसे ए है, ठीक। और ये वाला जो वेक्टर है ये बी है और ये वाला जो वेक्टर है एक, ये कौन है, सी है ना। तो यहाँ पे अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो ये क्या आएगा आपका, क्या आएगा, रिजल्टेंट। क्या आएगा, रिजल्टेंट। समझ आ रही ना बात। तो अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये रिजल्टेंट मुझे चाहिए और ये रिजल्टेंट हकीकत में क्या होगा, अगर आप देखोगे ये तीनों कैसे हैं, कंटिन्यूअस। तो तीनों कैसे मतलब देखो a प्लस बी प्लस सी, तो r कितने के बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। समझ आ रही ना बात। अच्छा इस तरह से जाइए, अगर आप ऐसे करते हो इसी चीज को, एक प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, देखना ध्यान से। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा ना। अच्छा ये कितने के बराबर होगा बताइए, कितने के बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा ना। तो ये रिजल्टेंट कितने के बराबर हो गया, a प्लस बी के बराबर, ठीक। इतना हो गया a प्लस बी के बराबर। अब इस वाले को भूल जाइए, ये दोनों का सम करके निकाल लिए ना। अब ये जो a प्लस बी है उसके साथ कौन ऐड है, c। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, उसके साथ कौन ऐड है, c ऐड। तो ये कितने के बराबर होगा, r के बराबर ना। अच्छा इसको एक दूसरे तरीके से जोड़िए, एक दूसरे तरीके से ये तीनों वेक्टर बना लीजिए, a और फिर उसके बाद कौन है, b, b वेक्टर और फिर c वेक्टर, c वेक्टर। इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ये रिजल्टेंट होगा। अगर आप इस बार दूसरा रूट फॉलो करते हैं इस तरह से, इसका रिजल्टेंट देखिए क्या होगा बताइए, इन दोनों का, ये b और c क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। b प्लस रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, b प्लस c कहलाएगा ना। अच्छा ये बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब क्या है, a के साथ कौन जुड़ा हुआ है, b प्लस सी, तो उससे ये रिजल्टेंट आएगा। तो a के साथ कौन जुड़ा हुआ है बताइए, b प्लस सी ना। अच्छा ये बताओ, जब आप ऐसे ऐड किए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, फिर उसको ऐड किए किसके साथ, c के साथ, तो ये रिजल्टेंट है। अब इसमें क्या किए, a को छोड़ दिए, b प्लस सी को पहले ऐड किए, फिर a और इसको ऐड किए तो ये आया, ठीक है। तो अगर आप देखो रिजल्टेंट दोनों का बराबर है और सेम डायरेक्शन है कि नहीं है, कैसा है, सेम डायरेक्शन। तो इससे ये पता चलता है जो ये बीच में ब्रैकेट आ रहा है ना, उसकी जरूरत नहीं है। रिजल्टेंट को आप सीधा क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी। आप किधर से भी जोड़ोगे तो एडिशन करके वही आएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव इन नेचर। मतलब बीच में ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्या पढ़ सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, और इसको भी क्या पढ़ सकते हो, a प्लस बी प्लस सी। इस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव इन नेचर। समझ आ रही ना। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, क्यूमुलेटिव इन नेचर, और साथ साथ में क्या होता है, एसोसिएटिव इन नेचर। समझ आ रही ना, दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन था वो कैसा था,
नॉन क्यूमुलेटिव था, कल हमने पढ़ा था। इसको कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी हो गई, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन कैसा होता है, एसोसिएटिव भी होता है। क्या हुआ, हेलो, ग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड में क्या होगा, आपको दो गिवन वेक्टर होंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वाला वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर ना, तो ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और इन दोनों को ऐड करना है कौन से मेथड से, पैरेललोग्राम मेथड से। तो ट्रायंगल वाले में क्या करते थे, पहले वेक्टर को जैसा बना है वैसा बना लेते थे, फिर उसके बाद दूसरे वेक्टर की क्या करते थे, पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़। लेकिन इस वाले मेथड में, पैरेललोग्राम मेथड में, दोनों वेक्टर की क्या जुड़ेगी, टेल जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, टेल जुड़ेगी। तो दोनों वेक्टर की टेल जोड़ दीजिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ये कौन सा हो गया, बी वेक्टर। तो ये क्या कहलाएगा, ए प्लस बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। अब क्या होता है ना, पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दो वेक्टर है, तो पहले वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। तो पहला वेक्टर ये है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, ये हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करिए, ये वाली ऐसे हो जाएगी। मैंने गलत कलर कॉम्बिनेशन यूज कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस वाले के पैरेलल ये वाली लाइन और इस वाले के पैरेलल ये वाली लाइन, पैरेलल लाइन बना दिए, ठीक है। अब रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ ड्रॉ होगा, जहां पे दोनों को टेल टू टेल जोड़े हो उस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। और एक बात ये ध्यान से देखिएगा, ये अगर वेक्टर ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर बी। समझ आ रहे ना। तो याद करिए ट्रायंगल मेथड की प्रॉपर्टी, बताया था ए प्लस बी बराबर होता है किसके, बी प्लस ए के, और उस नेचर को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव नेचर। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव नेचर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इधर से जाओगे तो क्या कहलाएगा, ए प्लस बी, और इधर से आओगे तो क्या कहलाएगा, बी प्लस ए। तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट वही है जो किसका है, बी प्लस ए का रिजल्टेंट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ते हैं, फिर जो दो वेक्टर हैं उनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइंस बनाने के बाद इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल दूसरी लाइन, फिर उसके बाद जहाँ पे टेल टू टेल जोड़ा था उस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को जोड़ दो तो क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट मिल जाता है। क्लियर रहेगा ना। ये तो हो गया। एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको जोड़ करके पैरेललोग्राम मेथड से बताइएगा। जैसे मान लेते हैं ये वाला ए है, ए वेक्टर, और ये है आपका दूसरा वेक्टर बी, ठीक है। तो आप a प्लस बी करिए, इसका बनाइए, पहले इसको छाप लीजिए फिर उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो आप लोगों ने कर लिया इसको, ठीक है।
देखिए मैच कराइएगा आपका सही बना है कि नहीं पैरेललोग्राम। ठीक, देखिएगा ये पहला वेक्टर है, तो पहला वेक्टर जैसा है वैसा बना लो। ये आपका क्या हो गया, ए वेक्टर। ठीक है, अब पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, दोनों वेक्टर को टेल से टेल जोड़ते हैं। तो ये तो हो गया ए आपका। अब जैसा बी है वैसा बी बना लो और टेल से टेल जोड़ दो। तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर। और ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा। अब देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करोगे, दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर हैं, दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे ये वेक्टर है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और ये वाला कौन सा वेक्टर है, दूसरा वाला, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, इसके पैरेलल ये वाली और इसके पैरेलल ये वाली। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे, जहां पे टेल टू टेल जोड़ा है वहां से उस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को मिला दो। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। अच्छा ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा आपका बी वेक्टर। और ये आपका कौन सा है, ए वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम मेथड। अगर आपको क्यूमुलेटिव नेचर देखना है और ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी देखना है तो आप अगर इधर से जाते हो तो ये क्या कहलाएगा, बी प्लस ए। बी प्लस ए का आंसर क्या आएगा, आर वेक्टर। और इधर से जाओगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी। तो इसीलिए कहते हैं बी प्लस ए बराबर होता है किसके, ए प्लस बी के। और क्यूमुलेटिव नेचर यहाँ से पता चल जाए। ठीक, चलिए ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। हेडिंग डालिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, मान लेते हैं दो वेक्टर हमें दिया हुआ है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जो है हमें बी दिया हुआ है, ऐसे ना। ये हो गया आपका बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। तो ए प्लस बी करने का तरीका पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, दोनों वेक्टर को कैसे जोड़िए आप, टेल टू टेल। तो सबसे पहले आप किसको बना लोगे, ए को। तो ए को बना लिया और फिर उसके बाद इसके साथ किसको जोड़ना है, बी को। तो ये बी बना दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। ये कौन सा मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड। अब क्या करेंगे, हम दोनों वेक्टर के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैरेलल ये लाइन, ठीक है, और इस वाले के पैरेलल ये वाली लाइन। ठीक, अब क्या करोगे, रिजल्टेंट बनाने के लिए जहां पे टेल टू टेल जोड़ा है वहां से लेकर के सामने वाले कॉर्नर को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, रिजल्टेंट। क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए। अगर ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी वेक्टर। अच्छा, लास्ट क्लास में एक बात ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे सादा बी लिख सकते हो। समझ आ रही ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो ऐसे ही थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग क्या है हमारी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अगर है, अच्छा ये बताओ ए के साथ किसको जोड़ा है, बी को। और कौन से मेथड से आपने जोड़ा है, पैरेललोग्राम मेथड से। तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। क्या वाला, क्या कहलाएगा, थीटा। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ए और बी। अब हम चाहते हैं ये जो हमारा है वो क्या चीज़ है, रिजल्टेंट। और हेडिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे लिख सकते हो या सादा क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। तो चलिए जुगाड़ करते हैं इसको। ठीक है, इसको जुगाड़ करने के लिए एक काम करते हैं हम, यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन परपेंडिकुलर गिरा लीजिए और एक लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रायंगल बन गया। अब ईमानदारी से बताइएगा,
अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, कितने के बराबर होगा, थीटा के बराबर ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अच्छा नाम रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी रख देते हैं ना। अच्छा यहां से आप cos थीटा निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, cos थीटा। तो cos थीटा अगर आप निकालोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो ये वाली चीज AC जो है वो क्या चीज है, बेस। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, AC डिवाइड बाई, ये तो हो गया आपका क्या चीज, बेस हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, ये तो हो गया आपका बेस, अब क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो जिस पे एंगल रखा होता है वो क्या होता है, बेस, और जो एंगल के सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड छूट रही है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस में कौन है, बी ना, और हमारा मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। तो AC की वैल्यू कितने के बराबर है बताइए, बी कॉस थीटा के। अब क्या करिए, यहां तक हो जाने के बाद यहां से साइन थीटा निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एंगल के सामने, एंगल के सामने कितना है, BC डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितने के बराबर है, B के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। यहाँ तक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, A से C तक का, ध्यान से सुनिएगा, A से C तक का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, B कॉस थीटा। और ये वाली B और C कितने के बराबर है, B साइन थीटा। अब आप सोचो यहाँ से इस काम को हमने क्यों किया था। अगर इसको देखोगे ना ईमानदारी से, इस पूरे ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल जब आप देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है, राइट एंगल। और राइट एंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। इससे पहले जब ये नहीं था ना तो हम इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, ताकि हम क्या लगा सके, पाइथागोरस लगा सके। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक क्या है, A, और इसके आगे क्या है, B cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू कितना हो जाए, A प्लस B cos थीटा। यहां तक हो गया। और ये वाला कितने के बराबर होगा, B साइन थीटा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, ये वाली चीज कितने के बराबर है, R के बराबर। पाइथागोरस क्या कहती है, दो छोटी साइडों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस B cos थीटा का क्या, स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर, B साइन थीटा का स्क्वायर, बराबर होगा किसके स्क्वायर के, R स्क्वायर के। तो आपको दिख रहा है रिजल्टेंट आने वाला है, ठीक है। अच्छा ये किसका फार्मूला बना, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यहां तक हो गया। प्लस ये क्या हो जाएगा, B साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। हाँ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले में, एक मिनट ध्यान से सुनिए फिर उसके बाद लिखिए, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, B स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है, 1। तो सीधा क्या बचेगा, A स्क्वायर, ये तो है ही है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट का फार्मूला। समझ आ रही ना बात। ये थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, समझ आ रही, ए और बी। क्लियर रहेगा ना। और कल मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ा ही दिया था कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं।
समझ आ रही ना? तो ये रिजल्टेंट का फार्मूला हो जाएगा। अब यहां से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसको कब जी। तो यहाँ पे मैंने कहाँ से निकाला, ये एंगल थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा निकाला, उसकी जरूरत ही नहीं। यहाँ से मैंने कॉस थीटा निकाला है, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा निकाला, फिर इस वाले ट्रायंगल में लगाया है, इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा निकाला और इसी ट्रायंगल में क्या निकाला, साइन थीटा। तो यहाँ से AC की वैल्यू और BC की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे रखने के बाद इसको पूरा ट्रायंगल ले लिया। समझ आ रही ना? तो मुझे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की जरूरत है। क्लियर रहेगा ना? तो कैसे यूज करेंगे और सारी चीजें लिख चुके हैं ना? देखो, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर क्या है, B है, और उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक, बहुत ही ध्यान से सुनिए, ठीक है? इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। तो इनका क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, A प्लस B कहलाएगा। A प्लस B से क्या आएगा, रिजल्टेंट। क्या आएगा, रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो फार्मूला आपने देख लिया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या कहलाता है, A प्लस B कहलाता। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइएगा 2 मिनट के लिए, ठीक है? यहां पे क्या करते हैं, ये A प्लस B है ना, ये क्या है, A प्लस B। तो अगर A प्लस B है तो इसको ऐसे कर दीजिए। समझ आ रही ना बात? तो B को आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज। तो ये क्या कहलाएगा, तो आपको पता है ये क्या कहला रहा था, A प्लस B, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो इसका रिजल्टेंट इधर आ रहा था ना, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा बताइए, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बताऊं, आप थोड़ा सा मुझे आंसर दीजिएगा। ये मान लेते हैं A है और ये वाला जो है B है, ये वाला B है, और इसके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा, A प्लस B कहलाएगा। क्या कहलाएगा, A प्लस B। तो यहां पे एंगल कितना लेंगे बताइए, रिजल्टेंट अगर निकालना होगा कितना लेंगे, 30 डिग्री। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि A प्लस B नहीं, आप बताइए A माइनस B, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? यहां पे एंगल कितना लोगे बताइए, एंगल कितना लोगे, यहां पे एंगल कितना लोगे? अबे टोटल कितना होता है, तो 180 में से 30 निकाल दोगे, कितना बचेगा, 150। तो यहाँ पे 150 रखोगे, आ जाएगा आंसर। यही बात तो मैं कह रहा था, वेक्टर क्या होता है, एडिशन होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये फार्मूला किसके लिए आपने पढ़ा है, एडिशन के लिए। तो ये A प्लस B के बीच में एंगल कितना था, 30। यहाँ पे A के साथ कौन जुड़ा हुआ है, माइनस B, तो एंगल कितना हो जाएगा, 150। यहाँ पे कितना ले लोगे, 150। अब आपको मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट का फार्मूला मैं लिख रहा हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एंगल थीटा होता तो ये कितना होता बताइए, कितना होता, 180 माइनस थीटा। तो यहां पे जब आप पुट करते ना, यहां पे जब आप पुट करते तो कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाता, 180 माइनस थीटा। अब एक ये बात है ना कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा टेग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो अब इसकी जगह पे रखो तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा, और बचा क्या है, 2AB। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला आप पढ़ते हो, है कि नहीं? तो आपको पता है दो तरीका है निकालने का रिजल्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था मैंने,
ये क्या कहलाया, a प्लस बी, इसके बीच का एंगल कितना है 30। तो a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना लोगे 30। अगर a के साथ कौन जुड़ा हुआ है माइनस बी, तो यहाँ पे एंगल कितना लोगे 150। तो या तो आप इस तरीके को सॉल्व करिए और आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो फिर दूसरा तरीका फॉलो करिए। ये किसके लिए फार्मूला मान के चलिए, a प्लस बी के लिए, और ये किसके लिए a माइनस बी। जैसे आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है b, ध्यान से सुनिएगा, इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री मान लेते हैं, कितना है 60 डिग्री। तो आप इस फार्मूले का यूज करिए किसको निकालने के लिए, रिजल्टेंट किसका, a प्लस बी का। तो a प्लस बी का अगर रिजल्टेंट निकालना है ना, तो a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे एंगल कितना लोगे, कितना लोगे 60। और अगर a माइनस बी का रिजल्टेंट निकालना है तो इस फार्मूले का यूज करना, यहां पे फिर एंगल कितना लेना होगा 60। नहीं समझ आया, यहां पे एंगल कितना लेना पड़ेगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर दो वेक्टर दिया हो, क्या दिया हो, दो वेक्टर, अरे बाप रे, क्या दिया हो आपको, दो वेक्टर दिया हो, दो वेक्टर दिया हो और दो वेक्टर के बीच का एंगल एक a है और दूसरा कितना है b है, और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं 40 है, कितना है 40 है। तो a प्लस बी के लिए ये फार्मूला यूज करोगे, यहाँ पे कितना लोगे 40, और अगर इसी का a माइनस बी निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे और यहाँ पे कितना लोगे 40। तो आंसर वही आएगा जो यहाँ पे a प्लस बी के लिए 40 लेने पे आ रहा है, और इसी फार्मूले में a माइनस बी जब निकालना हो तो कितना लेना पड़ेगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये कितना बचेगा बताइए, कितना होगा 180 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 140। तो इसी फार्मूले में यहाँ पे कितना ले लीजिए 140। नहीं समझ आया, कितने लोग, कोई ऐसा है जिसको ना समझ आई हो ये बात, नहीं है कोई ऐसा, क्लियर रहेगा ना। तो आप दो अलग अलग फार्मूले नहीं होते, होता क्या है एक ही फार्मूला, बस इसको जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाता है, समझ आ रही है। तो आज से अब हमें क्वेश्चन नहीं करना है, तो इसको किसके लिए यूज करोगे a प्लस बी, और इसको किसके लिए यूज करोगे a माइनस बी का रिजल्टेंट के लिए। बस क्या करना है, एंगल कौन सा लेना है, a प्लस बी वाला जो एंगल होगा ना वही यूज करना है, समझ आ रही ना बात, क्योंकि यहाँ पे माइनस कंसीडर कर चुके हो, क्लियर है कि नहीं। जैसे मैं एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल, अभी मुझे सेटिस्फाई हो, कुछ लोग मुंडी हिला तो दिए हैं, है कि नहीं, लेकिन आंसर पता नहीं ला पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो a प्लस बी का रिजल्टेंट पूछ रहा है किसका, तो ये फार्मूले का यूज करना और यहाँ पे कितना रखना 45। और अगर इसी क्वेश्चन को a माइनस बी का आंसर पूछ रहा है तो यहाँ पे कितना रख देना 45 और माइनस लगा देना, आंसर आ जाए, क्लियर रहेगा। या तो फिर दूसरा तरीका क्या बताएं, एक ही फार्मूला यूज करो, तो जब a प्लस बी पूछेगा तो कितना लोगे 45, और जब a माइनस बी पूछेगा तो कितना लोगे 135, तब भी आंसर वही आएगा। cos 135 की वैल्यू वही होती है जो माइनस cos 45 की होती है, समझ आ रही ना। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कर लो इसको। जैसे मान लेते हैं, नहीं लिखे थे क्या, हो गया ना, चलो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये a वेक्टर है और ये वाला b वेक्टर है, और उसके बीच में एंगल कितना है थीटा। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। अगर चाहो तो स्क्वायर को उधर ले जा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, इसके क्या देख लेते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। पहला केस, पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0,
इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ए और बी दोनों किस में हैं, ए और बी दोनों कैसे हैं, एक लाइन में। समझ आ रही ना बात? जब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो एक चीज यहां पे रखो, कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है, 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर ये देखोगे ईमानदारी से तो ये है क्या, थोड़ा सा बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रिजल्टेंट कितने के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो वेक्टर किस में हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है। अगर ये मान लेते हैं एक वेक्टर, दोनों फोर्स हैं, अगर ये 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, 15, अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। और एक बात बताओ, ये रिजल्टेंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हमने कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू ली है, मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब इन दो वेक्टर से इससे ज्यादा रिजल्टेंट नहीं पाया जा सकता, ये आखिरी लिमिट है। समझ आ रही ना? तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितने के बराबर हो सकता है, a प्लस बी के। अब दूसरा देख लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180। तो आपको पता है कॉस 180 का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर कैसा हो, ऐसा हो a वाला और b वाला इस तरह से हो ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180। और कॉस 180 की वैल्यू कितना होती है, कॉस 180 की वैल्यू कितना होती है, -1। कितना होती है, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2ab कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, कॉस 180 की वैल्यू कितना हो जाएगी, -1। तो जब यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2ab। अब ये बताओ ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। रिजल्टेंट कितना आएगा, a माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी वो कितना थी, 1, और कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कितना हो सकती है, -1। तो हमने इस बार कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू ली है, मिनिमम। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। इससे छोटा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं ये फोर्स था, ये 5 न्यूटन था, ये 10 न्यूटन था। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट कितना आया, 15, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 5। तो मैक्सिमम कितना पा सकते हो इन दो वेक्टर से, 15, और मिनिमम क्या पा सकते हो, 5। हमेशा रिजल्टेंट की वैल्यू 5 से कितने के बीच में होगी, 15। ना 5 से कम हो सकती और ना 15 से ज्यादा हो सकती। समझ गए ना? इसको कर लीजिए, फिर आगे बात करें। या थर्ड केस भी निपटा दें यहीं बगल में, ठीक है। थर्ड केस भी देख लीजिए। थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो cos 90 की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। जैसे मान लेते हैं ये वाला कौन सा वेक्टर है, a, और ये वाला कौन सा है, b, और दोनों के बीच में कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम से देखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पैरेललोग्राम मेथड लगाइए। दो वेक्टर है, दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। इस वाले के पैरेलल एक लाइन और इस वाले के पैरेलल, दूसरे वाले के पैरेलल एक लाइन। तो ये कहाँ से कहाँ रिजल्टेंट ड्रॉ करते हो, टेल से टेल जहाँ जोड़ा है वहाँ से सामने वाले कॉर्नर, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ईमानदारी से बताइएगा, ये a है तो ये a है तो ये भी क्या हो जाएगा, a। ये b है तो ये भी क्या हो जाएगा, b। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर है, रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा,
दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? क्लियर रहेगा? तो इसको कर ली, यहां तक हो गया। अब अगली चीज देखिएगा, यहां से एक चीज आप कंफ्यूज ना करिएगा कभी भी, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। a प्लस बी का आंसर क्या होता है? रिजल्टेंट। और a माइनस बी का भी आंसर क्या होता है? रिजल्टेंट ना। क्लियर है? ये तो आप पढ़े हो, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड दोनों से देख लिया। तो ये a प्लस बी का रिजल्टेंट और a माइनस बी का, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? r के बराबर। और r का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है ना। अरे स्क्वायर को उधर कर दिया, स्क्वायर को उधर कर दिया। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका क्या बोलोगे? r ही बोलोगे। और इसका फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आपसे गलती क्या हो सकती थी, इसलिए मैंने बताया। आपसे पूछा a प्लस बी बताइए, तो आप सोच रहे हो क्या पूछ दिया? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप समझ जाना क्या पूछा है? रिजल्टेंट। अगर आपसे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछता है तब भी क्या है? रिजल्टेंट। उसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये। क्लियर रहेगा? ये चीज़ आपसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो चीज़ें मैं हिंट कर रहा हूँ, दोनों पे अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, ए का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? ए। अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, इसको कैसे लिख सकते हो? बी। तो किसी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप सादा लिख सकते हो। तो आप मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, अगर ऐसे आपको दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बताइए कितना होगा? कितना होगा? आए? कितना होगा? 0 ना। एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि ये R है और ये क्या है? A है और ये क्या है? तो आप डर मत जाना देख करके। समझ आ रही ना बात? अगर यहीं पे मैं क्या करता, माइनस लगा देता, तो एंगल कितना हो जाता? 180 हो जाता। ठीक है। तो इससे डरना नहीं है। एक बार ये रिकैप के लिए, ठीक है, फिर आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछें इसी पे, इस वाले का बताइए आंसर। ओरल देना चाहिए। कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि रिजल्टेंट का स्क्वायर कितने के बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोग टैलेंटेड ऐसे भी होंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर उड़ा देंगे, फिर बोलेंगे C इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब दोनों एक डायरेक्शन में, एंगल 0 है। तो मुझे लगता है कि आप लोग कम ही टैलेंटेड हो, कर ले जाओ। तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर रहेगा ना? क्योंकि वो वाला है ना, क्या कहते हैं, रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट की जगह पे C दिया हुआ है, बस कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन और बच्चों जैसा, रुक जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो पेयर ऑफ फोर्स है ना, कह रहा है कौन सा, ये जो चार ऑप्शन है ना, एक फोर्स F1 है और दूसरा F2 है, कह रहा है कौन इन चार ऑप्शन में से ऐसा पेयर है जो रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं देगा, 2 न्यूटन नहीं दे सकता, कौन सा पेयर ऐसा है। तो देखो मैक्सिमम रिजल्टेंट इस वाले पेयर से कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 4, और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो रिजल्टेंट कितने, 0 से कितने के बीच में होगा 4, तो 0 से 4 के बीच में 2 न्यूटन आता है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। अगला देखो मैक्सिमम कितना 2 न्यूटन और मिनिमम कितना 0, तो 0 से 2 के बीच में 2 आ रहा है ना। अच्छा इससे देखो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 4 और मिनिमम, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 न्यूटन, तो इसमें भी तो आ रहा है 2। अच्छा इस वाले में देखो मैक्सिमम कितना 5 न्यूटन और मिनिमम कितना 3 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट 3 न्यूटन से कितना है 5 न्यूटन, तो इसके बीच में 2 नहीं आएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम के क्या होगा, बीच में होगा, डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पे। बताइए हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगला क्वेश्चन करने से पहले। जैसे मान लेते हैं 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और दूसरा कौन सा है, बी वेक्टर है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 1 मिनट इधर देखिएगा, अगर 2 वेक्टर हैं ए और बी और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, एकदम बीच से ना। अगर इनमें से ए ज़्यादा हुआ तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, ए की तरफ, और अगर बी ज़्यादा हुआ तो बी की तरफ से। बस इसी बात पे एक क्वेश्चन है, इसको करके बताइएगा, ठीक है। बताइए कौन सा सही होगा। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा एंड अल्फा विथ वेक्टर ए एंड बीटा विथ वेक्टर बी। अब आपसे कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ना, कौन सा सही होगा, सेकंड वाला। कह रहा है 2 वेक्टर है, एक कौन सा है ए और दूसरा कौन सा है बी है, दूसरा कौन सा है बी। अब इसका जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ए के साथ एंगल कितना बनाता है अल्फा और बी के साथ एंगल कितना बनाता है बीटा। अब 4 सिचुएशन दी हुई है, तो जो लोग बी वाला कह रहे हैं चलिए चेक कर लेते हैं। बी वाले में अल्फा छोटा है जो ए के साथ एंगल है, तो ए के साथ एंगल जो है वो छोटा है, तो ये वाला एंगल क्या है अल्फा, और ये ऊपर वाला एंगल क्या है बीटा जो बी के साथ है ना। तो अब कह रहा है जब अल्फा छोटा है किससे, बीटा से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा क्या है, बीटा बड़ा है कि ए बड़ा है, कौन, ध्यान से सुनो, अल्फा क्या है, अल्फा छोटा और बीटा क्या है बड़ा है, तो अल्फा का एंगल क्या है छोटा और बीटा एंगल क्या है बड़ा। ये वाली सिचुएशन हो गई। अब इसके बाद कह रहा है ये रिजल्टेंट किसके करीब है बताइए, ए के करीब, तो ताकतवर कौन है, ए ज्यादा ताकतवर है, तो कौन सा होगा, सी वाला सही। समझ आ रही ना, जो ताकतवर होगा उसकी तरफ रिजल्टेंट होगा। समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो ऐसे समझो, ज्यादा समझ आए। कोई आपका टांग इधर खींच रहा है एक और एक इधर खींच रहा है, तो आपको फील आ जाएगा, जिधर ताकत ज्यादा होगी उधर की तरफ दर्द ज्यादा होगी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना।
बताइएगा कौन सा होगा। कह रहा है वी वन प्लस वी टू का मैग्नीट्यूड और वी वन माइनस वी टू का मैग्नीट्यूड एंड वी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें से कोई जीरो वेक्टर नहीं है। अगर कोई जीरो वेक्टर नहीं है तो आपसे कह रहा है देन विच स्टेटमेंट इज राइट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही होगा इसमें से। अगर ऐसा है कैसे करोगे, कौन सा सही होगा। कह रहा है क्या V1 और V2 पैरेलल है, या फिर V1 और V2 का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, या फिर V1 और V2 पैरेलल वो परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, या नन ऑफ द अबव। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। सी वाला। कितने लोग को लगता है सी वाला सही होगा। 2 लोग को, 3 है सी वाला ना। देखो पहले इसका रिजल्टेंट का फार्मूला लिखो, लिखोगे तो क्या होगा बताइए। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा, और इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा। कुछ कट रहा है, V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर, इससे ये, अच्छा इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2V1 V2 कॉस थीटा प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4V1 V2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू कुछ नहीं है तो क्या 0। क्लियर है, यहां से ये इधर चला है। अब एक चीज आप देखिए, ये पूरा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। एक तो तरीका ये था। अच्छा फिजिकली मैं आपको फील कराता हूँ इस चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये वाला ए था और या V1 था और ये कौन था V2 था, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। तो ये V1 प्लस V2 का रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना, ठीक है। अच्छा V1 माइनस V2 का रिजल्टेंट किधर आएगा बताइए, ये ऐसे आएगा, ये माइनस V2 है। समझ आ रही ना बात, ध्यान से समझिए। अच्छा अगर V1 और V2 बराबर होगा, V1 और V2 क्या होगा बराबर होगा, तो V1 और V2 बराबर होगा तो इसका रिजल्टेंट 20 से जाएगा। और V1 और माइनस V2 जो है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो रिजल्टेंट कहां से पास होगा। समझ आ रही ना बात। और देखिए दोनों, ये किसका रिजल्टेंट बताइए V1 प्लस, और ये किसका है, और दोनों के बीच में एंगल बताइए, तो परपेंडिकुलर ही टाइम पे तो होगा। अच्छा अगर ये, एक मिनट, अगर V2 ताकतवर होता V1 से तो इसका रिजल्टेंट किधर आता बताइए, ये बीच वाली लाइन से थोड़ा ऊपर। ऐसे ये भी ताकतवर होता, अगर V2 ताकतवर है तो माइनस V2 भी क्या है ताकतवर, तो इसका रिजल्टेंट किधर आता इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90 होता। 90 नहीं हो पाता, और 90 अगर नहीं हो पाता तो क्लियर है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो एक दूसरे से कितने पे होगा 90 पे। समझ आ रही ना, ये तो ऐसे फिजिकली फील के लिए बताया, नहीं तो आंसर यहीं से कर सकते थे। क्लियर रहेगा ना। चलो यहाँ तक हो जाने के बाद एक नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है सॉल्व करने में, लेकिन करिएगा आप। पहले हल्का उससे कराते हैं, इसको कर लीजिए। इसको लिख रहे हो, लिख लो। इसको करके बताइए।
two equal vectors have a resultant equal to either of them, then the angle between them will be, कह रहा दो वेक्टर है ना, और दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इन दो वेक्टर में से किसी एक के इक्वल है। जो रिजल्टेंट आएगा ए और बी से वो किसके इक्वल है? इन्हीं दोनों में से किसी एक के इक्वल है। तो आप ये बताइए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? तो एंगल अभी तक हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा है? रिजल्टेंट का, और रिजल्टेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां तक क्लियर है? अब आप देखिए, कह रहा है ना दो वेक्टर है ए और बी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन्हीं दोनों में से किसी के इक्वल होगा। तो एक बात आप समझ पा रहे हो, अगर इन्हीं दोनों में से रिजल्टेंट किसी के इक्वल होगा, इसका मतलब पहले ये दोनों आपस में बराबर हैं। पहले ये दोनों आपस में क्या है? तभी तो रिजल्टेंट किसी के बराबर हो सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू आर। तो जहां जहां पे ए और बी दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दो? आर। एंगल आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कट रहा है बताइए? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। कॉस थीटा -1/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 120। कितना हो? 120। कर ले जाओगे ना? इसको मैं बताऊंगा आपको। ये एंगल किस एंगल पे क्या वैल्यूज होती है ना, ये आगे मैं बताऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, अभी तो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं। कॉस थीटा -1/2 कब होता है? जब थीटा कितना होगा? 120। क्लियर है क्वेश्चन? या एक आध बार और बताना पड़ेगा? हो जाएगा ना? ठीक है। कह रहा है दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट किसी एक के क्या है? इक्वल है। तो किसी एक के इक्वल कहना मतलब पहले दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। समझ आ रही ना बात? तो आपस में ये दोनों इक्वल है, इसके बराबर क्या लिख सकते हो? रिजल्टेंट। तो कोई एक वैल्यू चूज कर लो, उसमें से यहाँ पे रख दो। ठीक। एट व्हाट एंगल मस्ट दी टू फोर्सेस? ये एक फोर्स है x + y, और ये कौन सा है? दूसरा फोर्स x, सो दैट रिजल्टेंट इतना आ जाए। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्व करें हम या आप ट्राई करेंगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही होता है ना? आर की वैल्यू कितना दी हुई है बताइए? √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब रूट है ना, क्या है? रूट, और उसका स्क्वायर है ना, ये रिजल्टेंट ही तो है। ये क्या है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर जब आप करोगे तो रूट स्क्वायर को क्या कर देता है? हटा देता है। रूट स्क्वायर को हटा देगा तो क्या बचेगा? x² प्लस वाई स्क्वायर। इतना हो गया यहां से। अच्छा ये बताओ, ये कितना दिया हुआ है? पहला फोर्स ए की वैल्यू कितना है? x प्लस वाई का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और बी कितना दिया हुआ है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप देखो, इसको ओपन करो तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ तक हो गया? इसको सॉल्व करिए। प्लस ये क्या हो जाएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। ये हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करिए। ये x प्लस वाई है और ये क्या है? x माइनस वाई। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा?
2x² माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है? और इधर क्या बचेगा x² प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कट रहा है? प्लस 2xy माइनस 2xy और कुछ कटेगा x² वाई स्क्वायर। कितना बचेगा x² प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा इक्वल टू, थोड़ा थोड़ा खुशबू आने लगी होगी कि आंसर आ जाएगा, ठीक है, x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा ना। माइनस कॉमन ले सकते हो इसमें से, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x² माइनस वाई स्क्वायर और इधर क्या 2x² माइनस वाई स्क्वायर cos थीटा। अच्छा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x²। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे ना, तो यहाँ पे गलती हो रही है, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x² प्लस वाई स्क्वायर और ये वाली चीज़ डिवाइड में 2x² माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद थीटा निकालना है। थीटा यहाँ रहेगा, कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाता है कॉस इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है कॉस इनवर्स। तो कौन सा सही होगा? माइनस x² प्लस वाई स्क्वायर, ए वाला से। ये वाला करके बताओ। रेडियस कितनी है 5 मीटर। कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC। OA, OB एंड OC और कितने डिग्री पे है 45 डिग्री पे है ये बीच वाला। कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 मीटर। तो आपको रिजल्टेंट बताना है। ये 3 वेक्टर है, तीनों का रिजल्टेंट बता। तो सबसे पहले मैं 2 को निपटा देता हूँ। 2 को ध्यान से देखिएगा। पहले OA वाला और OC वाला, ये कितना है 5 और ये कितना है 5। अच्छा इन 2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो एकदम कहाँ से आएगा 20 से आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। अब आप रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे? √A² प्लस वो जो फार्मूला था ना R² इज इक्वल टू A² प्लस A² प्लस B²। ये किसके लिए रिजल्टेंट का फार्मूला है? जब दोनों कितने पे हो 90 डिग्री, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √A² प्लस B²। तो आप क्या करोगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप सीधा रिजल्टेंट लिखोगे, एक वैल्यू लो और साथ में क्या लगा दो √2। सॉल्व करोगे यही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? कितना आ जाएगा 5√2। अब आप देखिएगा ध्यान से, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 5√2। अच्छा जिसका रिजल्टेंट आप निकाल दिए हो ना, उन 2 वेक्टर्स का काम खत्म हो जाता है। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो अब एक वेक्टर ये है और एक और इसमें पड़ा हुआ है इसी लाइन में। इसी लाइन में कौन है OB वाला, और OB वाले का कितना वैल्यू है बताइए? दूसरे वाले वेक्टर की कितनी वैल्यू है? कितना है 5। अच्छा दोनों एक ही लाइन में होंगे ना। अगर 2 वेक्टर एक ही लाइन में तो दोनों क्या हो जाते हैं ऐड। तो कितना आंसर आ जाएगा 5 प्लस 5√2। तो कितना 1 प्लस √2। कौन सा सही हो जाएगा? ये कौन सा ऑप्शन है भैया? यहाँ पे रूट लगाना छूट गया है। अगर मैं रूट लगाता हूं तो इतना छोटा लिखा हुआ है ना, बस 5 ब्रैकेट में 1 प्लस √2 कर ले जाओगे ना। ये क्वेश्चन करके अभी जो मैंने पैरेललोग्राम मेथड बताया है ना, उस पे आजमाता हूँ। देखिए आप कितना सीखे हैं पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन दे करके आप आंसर ट्राई करिए। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर। 3 वेक्टर है और तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। समझ आ रही ना बात? ये होमवर्क के लिए आपके
आप ट्राई करके बताइएगा, ठीक है। ये एससी वर्मा में एग्जाम्पल है जो पिछला क्वेश्चन था और ये वाला, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे इसको, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। एक जगह पे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत होगी 37 की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा डिफिकल्ट है जो कंपोनेंट अभी नहीं पढ़े, अभी कंपोनेंट मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो जो लोग कर पाएंगे वो कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, 12 तो करके आए ही हो ना, नहीं तो इसको मैं लास्ट में करा था। 12 तो करके आए हो, इतना मान के चलते हैं। अगर मान लेते हैं नहीं कर पाते तो मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, जैसे ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 है ना, और ये दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है दूसरी वाई एक्सिस है, और यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको पता है जिससे एंगल लगा हुआ है उसका ये वाला कंपोनेंट जो होता है वो कितना होता है 5 cos 30 होता है ना, और ये वाला एंगल कितना होगा 5 sin 30। जिससे एंगल लगा हुआ है, एक मिनट रुक जाइए, जिससे एंगल लगा हुआ है cos 30 और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है sin 30। अच्छा एक बात बताओ, इसका बताइए कंपोनेंट क्या होगा इस वाले वेक्टर का। ये v है और ये एंगल थीटा है, तो कितना होगा, ये क्या होगा v cos थीटा, और ये वाला कितना होगा v sin थीटा। अब जिसका इसी का कंपोनेंट है ना, जिसका टुकड़ा कर दिया उसका काम खत्म हो जाता है। अच्छा एक और बता दीजिए आखिरी, ये f है और ये एंगल थीटा है, तो इस बार कौन f cos थीटा होगा, ऊपर वाला क्या होगा f cos थीटा और ये वाला क्या होगा f sin थीटा ना, f sin थीटा। अब मेरे ख्याल से हर कोई इस लायक हो जाएगा अगर ये बात समझ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 वेक्टर हैं। पहला वेक्टर ये है ना, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कितना होगा बताइए, बोलो जो मैंने सिखाया है, ये कितना होगा 5 cos 37 और ये वाला कितना होगा 5 sin 37। अब एक जगह पे आपको मसला फंसेगा cos 37 और sin 37 की वैल्यू लेने में, तो आपको ये ट्रायंगल रटना पड़ेगा और रट लीजिएगा, फिजिक्स में बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब यहाँ पे एंगल 37 होता है तो सामने 3 लिखा जाता है, ये 4 होता है और हाइपोटेनियस कितना होता है 5, और जब एंगल कितना होता है 53 तो सामने कितना लिखा जाता है 4, इसको 3 और ये कितना 5। तो आपका कौन सा एंगल है, तो यहाँ से आप cos निकाल सकते हो ना, cos 37 कितने के बराबर होगा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और आपको क्या चाहिए sin 37। sin 37 किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल जिस पे रखा हुआ हो वो बेस, और जो तीसरा बच रहा है वो हाइपोटेनियस। समझा, तो यहाँ से cos थीटा और sin थीटा निकल है, cos 37 और sin 30, तो ये दोनों वेक्टर निकल आएंगे। अब इसके बाद देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आंसर आएगा ये वाला बढ़िया से समझिएगा, ये जो आंसर आएगा इसी लाइन में ये वाला वेक्टर है कि नहीं, ये कितना है 3, तो ये 3 है तो यहाँ पे बन जाएगा ये वाला 3। तो ये दोनों वेक्टर किस में हो गए एक लाइन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड होकर के क्या बनेगा एक वेक्टर ना, और ये वाला वेक्टर किधर है ऊपर। अच्छा इसका आंसर आ जाएगा, और इसी डायरेक्शन में कौन है ये 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक डायरेक्शन में ऐड, तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा ना। फिर उसके बाद दोनों का क्या कर देना है रिजल्ट, दोनों कितने डिग्री पे हैं 90, तो क्या लगेगा फार्मूला √a² + b। इसका आंसर कल दीजिएगा, और आज का आखिरी क्वेश्चन ये तो आपके होमवर्क के लिए कल बताइएगा, ठीक है। लगभग तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन करके फिर क्लास छोड़ दो, ठीक। आंसर बताइएगा, रख ना लीजिएगा।
ये पिक्चर सही से बनी नहीं है, मैं बना दे रहा हूँ। ये एक वेक्टर है 4 मीटर जिसका मैग्नीट्यूड है कितना है 4 मीटर, और एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, अब ये एक्सिस दिया हुआ है, ये एक एक्सिस और ये एक एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए एंड वो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। द रिजल्टेंट, क्वेश्चन समझ आया? द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। समझ आ रही ना बात? तो यहां पे लिख लीजिए ये वाला कौन सा वेक्टर है। अरे यार पूरी मेहनत खराब हुई। ये वाला कौन सा है ओ ए, और ये वाला कौन सा है ओ बी। कह रहा है ना ओ ए और ओ बी से जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा है, परपेंडिकुलर है किससे, ओ ए से। तो ये वाली लाइन किसकी है, रिजल्टेंट। और आपको ना यकीन आए तो अगर आपको पता है पैरेललोग्राम ड्रॉ करना, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, ये वाला पैरेलल है तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। पैरेलल कर लिए, ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं इसके, और फिर उसके बाद ये वाला जो वेक्टर है दूसरा वाला उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, तो ये पैरेलल हो जाएगी ना। अगर ये 4 है तो ये कितना होगी 4, अगर ये 8 है तो ये कितना होगी 8। अब आपसे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए ओ बी, ए ओ बी के बीच एंगल कितना होगा बताइए। तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ पता है, अगर ये वाला एंगल जानना चाहे, इसको जानने की ज़रूरत है, ये कितना है 90 है। ये वाला जान जाओगे तो टोटल पता चल जाएगा। ये वाला कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्या चीज़ पता है, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और एंगल जिस पे रखा होता है वो बेस, और ये वाला क्या है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होती है 30, कितने पे होता है 30, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, यही तो पूछा था। समझ आ रही ना? तो ये किस पे था क्वेश्चन, पैरेललोग्राम। और आपको बताऊं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये वाली चीज़ अगर आप सीखे रहोगे पैरेललोग्राम, कुछ जगह ऐसी आएगी जैसे एंगल निकालने के बाद कैलकुलेट करना पड़ता है, तो आप पैरेललोग्राम में बनाना जानते होगे तो आपको एंगल भी निकालना नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना? तो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। ठीक, थैंक यू।